मध्य प्रदेश में बची हुई नदियों की चर्चा कर लेते हैं। जो प्रमुख नदियां थी उनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब जो छोटी छोटी नदियां बची हुई है, अक्सर परीक्षाओं में व्यापम की अगर परीक्षाओं की बात करें, वनडे एग्जाम, उसमें ये छोटी छोटी नदियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इनको भी कवर करवाते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड नदियां दिख रही हैं, यहाँ हम उनकी चर्चा करेंगे, और जिन नदियों की चर्चा हम कर चुके हैं वहाँ उन नदियों को मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, जैसे कि नर्मदा, तापी, तो इन नदियों को मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है। जिन नदियों की हम चर्चा इस लेक्चर में करने वाले हैं, केवल उन्हीं नदियों को मैंने यहाँ पर बनाया है। हम शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं आएगा, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है और अपने काम को लेके हम और अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। साथ ही साथ अगर लेक्चर समझ में आता है तो लाइक कर दिया करिए, और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको भी इस लेक्चर की जरूरत है, उन्हें ये शेयर कर दिया करिए, ताकि उनकी भी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो पाए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों में छोटी नदियां, जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे काली सिंध से। यहाँ पे मैंने जितनी भी नदियां ड्रॉ की हैं हम उतनी नदियों की बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे काली सिंध से। तो अगला आप कंटिन्यू करेंगे, कल जहां पर भी आपने एंड किया होगा उसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक डालेंगे काली सिंध। काली सिंध टॉपिक डाल लिया। तो काली सिंध, सबसे पहले इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं। तो ये देखिए काली सिंध जहां पे आपको दिख रही है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश का देवास जिला। देवास जिले के बागली नामक गांव से निकलती है काली सिंध नदी। लिखेंगे कहां से उद्गम होता है इसका, देवास के बागली गांव से। ठीक है, उद्गम स्थल तो आपको याद ही रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये इसका अंत कहां पर होता है, इसका अवसान कहां पर होता है ये देखेंगे। तो ये जो काली सिंध है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काली सिंध है, ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते ही ये राजस्थान राज्य में पहुंच जाती है। यहाँ पर कौन सा, ये देखिए ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश का है, और यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ये पूरा एरिया है राजस्थान का। राजस्थान सटा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। यहीं पर पुनासा एक छोटी सी नदी है, काली सिंध में आके मिलती है, और राजस्थान के कोटा नामक स्थान पर, कोटा सभी जानते होंगे, राजस्थान के कोटा नामक स्थान पर काली सिंध जाके चंबल से मिल जाती है। ये चंबल नदी मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बिना इसे बनाए आपको समझ में नहीं आ पाता। चंबल नदी जो कि महू के जानापा पहाड़ी से निकलती है, इसमें जाके काली सिंध मिल जाती है। तो लिख सकते हैं इसका अवसान कहां पर होता है, तो राजस्थान में कोटा नामक स्थान पर। ये कहां पर किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। ठीक है, मेनली ये शाजापुर और राजगढ़ जिलों में बहती है। शाजापुर और राजगढ़ जिलों में बहती हुई ये प्रवेश कर जाती है राजस्थान। इसकी लंबाई की अगर चर्चा करें तो इसकी लंबाई है, ज्यादा लंबी नहीं है ये नदी, ये है मात्र 150 किलोमीटर लंबी, मात्र 150 किलोमीटर लंबी। काली सिंध के बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज्यादा काली सिंध में और कुछ पूछा नहीं जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब काली सिंध पढ़ लिया। काली सिंध, जिन नदियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं उनमें हम मार्क कर देंगे। काली सिंध के बाद आप देख रहे हैं यहां पर है पार्वती नदी, तो आप टॉपिक डालेंगे पार्वती नदी। ठीक है, एक्चुअली मेरा मार्कर खो गया है, इस वजह से मैं बार बार उसे ढूंढ रही हूँ।
कई सारे मार्कर हैं यहाँ पे, लेकिन जो मार्कर जिसे मैं यूज कर रही हूँ इस टाइम पे, वो मार्कर खो गया है। चलिए बात करते हैं किसकी, पार्वती नदी की। पार्वती नदी निकलती कहाँ से है, यहाँ पे है, ये लोकेशन आप देखेंगे, यहाँ पे है सीहोर जिला। तो पार्वती नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थल है सीहोर में। ठीक है, निकलती कहाँ से है पार्वती नदी, सीहोर जिले से। ठीक है, और इसका अंत कहाँ पर होता है, पार्वती नदी का अंत भी आप देख सकते हैं। पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलकर ये भी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और पार्वती नदी भी कोटा नामक स्थान पर चंबल से मिलती है। राजस्थान में कोटा नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है। तो इसका अंत कहां पर होता है, मेरा मार्कर मिल गया, आई हैव गॉट इट। तो इसका अवसान कहां पर होता है, चंबल में, कोटा नामक स्थान पर। बाराकोटा एक कोई जगह है, वहां पे पार्वती नदी मिल जाती है चंबल से। पार्वती नदी के बारे में भी देखिए, छोटी नदियां हैं, इनके बारे में जो मुख्य विशेषता है उनकी चर्चाएं हम कर लेंगे। जिन नदियों की मुख्य विशेषताएं हैं, ये हो गई हमारी पार्वती नदी। इसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सिंध। तो हम बात करेंगे सिंध नदी की। आप टॉपिक डालेंगे सिंध नदी, लोकेशन वाइज याद रखेंगे, काली सिंध, पार्वती, और उसके बाद सिंध की बात कर रहे हैं हम। सिंध नदी, ठीक है, सिंध नदी की चर्चा करते हैं। जो सिंध नदी है यह निकलती है विदिशा के सिरोंज तहसील से। विदिशा का सिरोंज तहसील आपने और कभी भी पढ़ा होगा, सिरोंज का नाम और किसी टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। सिरोंज का नाम कैसे पढ़ा आपने, जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, ठीक है, पुनर्गठन हो रहा था मध्य प्रदेश का, तब जो राजस्थान की सिरोंज तहसील थी उसे मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। वही सिरोंज तहसील विदिशा में शामिल हो गई है। ठीक है, और सुनील टप्पा नामक स्थान राजस्थान को दे दिया गया था। सुनील टप्पा को छोड़ के जो और स्थान था वो राजस्थान को दे दिया गया था। वो सब पुनर्गठन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो सिंध नदी कहाँ से निकलती है, विदिशा के सिरोंज तहसील से। तो लिख लेंगे उद्गम कहाँ से होता है, विदिशा के सिरोंज नामक स्थान से या सिरोंज तहसील से। ठीक है, ये जाके गिरती कहाँ है, इसका अंत कहाँ पर होता है, देखिए सिंध नदी ये मध्य प्रदेश से चल के ये भी पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य लग जाता है, तो ये पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश में। और चंबल, चंबल कहाँ पर मिलती है, यमुना से। ये देखिए ये यमुना नदी है, चंबल मिलती है उत्तर प्रदेश के इटावा के पास, यमुना नदी से मिल जाती है। और उसी तरह से सिंध नदी भी चंबल से थोड़ा दूर ही इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका अंत कहाँ पर होता है, ये इटावा के पास यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, याद रखना है। देखिए काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की। पार्वती चंबल की, किंतु सिंध नदी है यमुना की सहायक नदी। लोकेशन याद रखेंगे, मैप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रटेंगे तो आपको भूल सकता है, पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब हम इसकी लंबाई की अगर बात करें तो सिंध नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर किसकी लंबाई है, सिंध नदी की। तो सिंध नदी में जानने योग्य इतनी ही चीजें हैं। तो सिंध नदी भी हमारा हो गया। उसके बाद आती है बेतवा। बेतवा आप पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद है धसान। धसान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
धसान, धसान नदी याद रखना है। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है, एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है बेतवा की। तो धसान का उद्गम स्थल कहां पर है? धसान का उद्गम स्थल है रायसेन में, रायसेन से निकलती है धसान नदी। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा भी निकलती है और वहीं पे पास से ही थोड़ी दूर पे, मतलब उसी जिले से लगभग, धसान नदी भी निकलती है। और निकलने के पश्चात ये पहुंचती है यूपी में। ये देखिए, ये धसान नदी, और यहाँ पे ये लग जाता है थोड़ा सा यूपी का बॉर्डर। ये पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो ये जो यूपी का बॉर्डर है यहाँ पर ये मिल जाती है जाके बेतवा से। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर ये जाके मिल जाती है बेतवा से। इस तरह से उत्तर प्रदेश में धसान नदी बेतवा में मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी हो गया धसान। ओके, अब हम बात करेंगे केन नदी की। टॉपिक डालेंगे केन नदी। केन नदी, देखिए केन नदी के बारे में अलग अलग चीजें जो है, उद्गम स्थल की जो बात है केन नदी में, वो आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल सकता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल सकता है। कहीं पर मिलता है जबलपुर, कहीं पर मिलता है कटनी, कहीं पर मिलता है छतरपुर, है ना। लेकिन जो सर्वमान्य डाटा है, मतलब अधिकतर जगह पे कटनी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो केन नदी के अगर हम उद्गम की बात करें तो केन नदी निकलती है विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से, विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से। अब देखिए यहाँ पे हमने भांडेर का नाम क्यों लिया? अगर आपने पर्वत नहीं पढ़े हैं मध्य प्रदेश के तो आप नहीं समझ सकते। पर्वत वाला चैप्टर एक बार आप जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। जो विंध्याचल पर्वत है वो मध्य प्रदेश के लगभग बीच से होकर जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है वो भांडेर और आगे जाके कैमूर के नाम से जाना जाता है, भांडेर और कैमूर। तो जो केन नदी है ये विंध्याचल के भांडेर श्रेणी से निकलती है। और अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो कटनी में रीठी के पास से, कटनी में एक स्थान है, कटनी जिले में एक स्थान है रीठी, यहां से निकलती है केन नदी। ओके, केन नदी यहां से निकल करके पहुंचती है छतरपुर। लगभग आप ये मान के चलिए कि जो केन नदी है उद्गम के बाद, जब ये जहां से निकलती है ये, उसके बाद अपने मार्ग में जंगलों को साथ लेते हुए चलती है। मतलब इसके चारों ओर घने जंगल है, घने जंगलों के बीच से होकर केन नदी बहती है। और इसके अंत की अगर बात करें तो जो केन नदी है ये यूपी के चिला नामक गांव में यमुना से मिल जाती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अंत कहां पर होता है? यूपी के चिला गांव में ये मिल जाती है यमुना से। मतलब केन यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो और इसके बारे में एक और फैक्ट है, पहले लंबाई देख लीजिए। केन की लंबाई है 427। 427 किलोमीटर। ठीक है, यह है केन की लंबाई। अब इसकी एक विशेषता क्या है, देखिए केन नदी की एक प्रमुख विशेषता ये है कि केन नदी पर केन घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है। केन घड़ियाल परियोजना मतलब एक अभ्यारण्य बनाया गया है पन्ना में, जंगलों के बीच एक अभ्यारण्य है और उस अभ्यारण्य में घड़ियालों को संरक्षित करने की योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो केन नदी पर केन घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है और ये है कहां पर? ये है पन्ना जिले में, घने जंगलों के बीच। ठीक है, ये हो गई केन नदी की बातें।
आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, केन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टोन्स की। ठीक है, छोटी नदियां हैं ये, तो टॉपिक डाल लेंगे टोन्स। टोन्स नदी, टोन्स नदी के अगर उद्गम को देखें तो टोन्स नदी निकलती है विंध्याचल की ही एक श्रेणी कैमूर से। कैमूर जिसका कि मैंने अभी नाम लिया। केन कहां से निकलती है? भांडेर श्रेणी से। टोन्स कहां से निकलती है? कैमूर श्रेणी से। और ये कैमूर श्रेणी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं हम उद्गम इसका कैमूर श्रेणी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर जिले की बात करें तो ये निकलती है सतना जिले से। कहां से? सतना जिले से, है ना। और सतना जिले के पास है एक तमसा कुंड। तमसा कुंड से निकलती है टोन्स नदी। देखिए, टोन्स को टमस भी कहते हैं। अगर टमस आ जाता है तो कंफ्यूज ना हो, वो टोन्स नदी ही है। और टमस का नाम इसी तमसा कुंड से ही पड़ा, या तमसा कुंड का नाम टमस से ही पड़ा है, तो आपको ये याद रहेगा। तो इसका उद्गम कहां से होता है? कैमूर श्रेणी अर्थात सतना जिला। सतना जिला के पास एक मैहर पड़ता है। मैहर स्थान है, माँ शारदा देवी का एक पवित्र स्थान माना जाता है। उसी के आसपास है ये तमसा कुंड, जहां से टोन्स नदी निकलती है। अब इसका अंत कहां पर होता है? तो टोन्स नदी जो है ये इलाहाबाद के पास जाके गंगा में मिल जाती है। याद रखेंगे, ये यमुना में नहीं मिलती है। टोन्स नदी यमुना में नहीं मिलती है, ये आगे चलकर इलाहाबाद के पास कोई गांव है, वहां पे जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा से मिल जाती है कहां पर? इलाहाबाद के निकट। ओके, तो ये हो गई टोन्स नदी की चर्चा। और बढ़ते हैं आगे। और बात करते हैं हम बीहड़ नदी की। बीहड़ बहुत छोटी नदी है, जनरली आपको बीहड़ के बारे में बुकों में नहीं मिलेगा, लेकिन बीहड़ एक कारण की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। बीहड़ नदी, ठीक है। बीहड़ नदी के अगर हम उद्गम की बात करें तो ये निकलती है रीवा पठार से। रीवा पठार से, रीवा जिले से बीहड़ नदी निकलती है, रीवा पठार से। ठीक है। और देखिए, जनरली बीहड़ नदी के बारे में इतना ज्यादा कुछ पढ़ने को मिलता नहीं है कि किन किन जिलों से और या फिर कहां पर जाके किस नदी से मिल जाती है, लेकिन एक अनुमानित आधार पे बीहड़ नदी जो है वो टोन्स नदी में मिल जाती है। टोन्स नदी में मिल जाती है। अब इसमें आपको याद रखना, ये नहीं पूछा जाएगा कि कहां से निकलती है और कहां पर जाके मिलती है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी ही बनाती है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता जो हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, वो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई, चचाई जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर। ओके, चचाई नामक स्थान पर, रीवा के पास चचाई नामक स्थान पर बीहड़ नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात कर लेते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसकी ऊंचाई है 130 मीटर, 130 मीटर, या हम अगर फीट में देखेंगे तो ये है 430 फीट।
430 फीट। तो दोनों याद रखना है आपको, 130 मीटर ऊंचा है और अगर फीट में देखेंगे तो 430 फीट ये ऊंचा है। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात। इसके अलावा बीहड़ नदी और भी जलप्रपात बनाती है, टोंस नदी भी जलप्रपात बनाती है। बीहड़, लेकिन बीहड़ के जो जलप्रपात है वो बहुत ज्यादा फेमस है। बहुटी, पुरवा एक स्थान है, यहाँ पर जाके बीहड़ नदी मैदानों में प्रवेश करती है। तो पूछा जा सकता है बीहड़ नदी पुरवा नामक स्थान पे जाके पुरवा नामक स्थान पर जाकर ये मैदान में प्रवेश करती है और पुरवा में भी एक काफी विशाल जलप्रपात का ये निर्माण करती है। इसके अलावा केवटी, और केवटी शायद टोंस बनाती है, मुझे कंफर्म नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो जो प्रमुख है पुरवा और चचाई, ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गई बीहड़ की बात। बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक चीज तो मैं भूल रही थी, जो चचाई जलप्रपात है इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चचाई जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, इसे भारत के नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। भारत का नियाग्रा, ठीक है। और बीहड़ नदी के पास ही बिछिया नदी भी बहती है। बिछिया नदी बहुत छोटी नदी है, तो जनरली पूछा नहीं जाता है ना, लेकिन अब मध्य प्रदेश की नदी है तो थोड़ा सा अगर हम देख लें तो सही होता है। बीहड़ नदी और बिछिया नदी के संगम पर, उसके तट में, संगम के तट में ही बसा हुआ है रीवा जिला। चलिए, ये तो हो गया, बहुत हो गई बीहड़ की चर्चा जलप्रपात के कारण। अब हम बढ़ते हैं दक्षिण की ओर। उत्तर की नदियों की चर्चा हमने कर ली, अब हम बढ़ते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण में नर्मदा भी थी, जिसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, उसकी चर्चा हमने एक अलग स्पेशल वीडियो में कर ली थी। अब हम आते हैं वेनगंगा में। वेनगंगा में ये जो नदियां हैं, पता नहीं आपको दिख पा रहे हैं अच्छे से या नहीं, जो भी दिख पा रहा हो, ये जो नदियां हैं, ये नदियां आप मैप के थ्रू ही पढ़ना, आप रटना मत, ठीक है। तो वेनगंगा की चर्चा करते हैं। तो वेनगंगा निकलती है सिवनी के, जहां पे वेनगंगा दिख रही है यहाँ पे है सिवनी जिला। आप मैप जरूर देख लिया करो। तो यहाँ पर है सिवनी जिला। तो सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है, पारसवाड़ा पठार। ओके, तो सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है वेनगंगा नदी, ठीक है। अभी आप केवल इतना याद रखो। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपको दिख रही है पेंच नदी। कौन सी नदी? पेंच नदी। देखिए, ये जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, यहाँ पे आपको जो दिख रही है, सॉरी दक्षिणी मध्य प्रदेश की, ये इन नदियों की विशेषता ये है कि दक्षिण की ओर ही बह जाती हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं पेंच नदी की। आप सिवनी के और आगे आएंगे, सिवनी के और पश्चिम की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा छिंदवाड़ा जिला। कौन सा जिला? छिंदवाड़ा जिला। जो पेंच नदी है ये निकलती है छिंदवाड़ा से, ठीक है, ये निकलती है छिंदवाड़ा जिले से, छिंदवाड़ा जिले से। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का आपने अगर नाम सुना हो तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर निकलती है पेंच नदी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहां पे आके पेंच राष्ट्रीय उद्यान के एकदम मध्य से होकर ये गुजरती है और आगे चल के ये वेनगंगा नदी में मिल जाती है। वेनगंगा नदी जो कि मध्य प्रदेश से ही निकलती है और आगे जाके ये महाराष्ट्र में क्रॉस कर जाती है मध्य प्रदेश से। और पेंच नदी भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से ही निकलती है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल मध्य से होती हुई आगे आकर ये मिल जाती है वेनगंगा नदी में। अब ये इतना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे मिलती है, महाराष्ट्र के किस जिले में या मध्य प्रदेश के किस जिले में, बस आप इतना जानो कि पेंच वेनगंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे पेंच जो है वेनगंगा में मिल जाती है। मिल जाती है। इसके बाद आप यहां पर आओ, मैं अभी शक्कर की बात नहीं कर रही हूं, अभी मैं इसकी बात करूंगी। किसकी? वर्धा नदी की। वर्धा नदी जो है ये निकलती है बैतूल के मुलतई से। अगर आपको दिख पा रहा हो तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूं। वर्धा नदी कहां से निकलती है? बैतूल के
मुल्तई से, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बैतूल के मुल्तई से एक और कौन सी नदी निकलती है? तुरंत देखना नहीं है, तुरंत आपको सोच के कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर दे देना है, ठीक है। तो जो वर्धा नदी है ये निकलती है बैतूल के मुल्तई से और आगे जाके ये महाराष्ट्र में मिल जाती है, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मिल जाती है ये वेनगंगा से। आपको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी भी नहीं है। तो ये वर्धा आती है कहाँ पर? दक्षिण भारत की ओर, मतलब महाराष्ट्र में, और ये वेनगंगा भी चली आती है यहाँ पर दक्षिण भारत की ओर। और भंडारा के पास, महाराष्ट्र के भंडारा के पास वर्धा नदी मिल जाती है वेनगंगा में। इस तरह से पेंच नदी और वर्धा नदी दोनों ही वेनगंगा की सहायक नदियां हैं। अब जब ये वर्धा में मिल जाती है, सॉरी वेनगंगा में मिल जाती है कौन सी नदी? वर्धा नदी। वो अब मैं इसे मिटा रही हूं। जब वेनगंगा और वर्धा दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, और मिलने के बाद जब ये नदियां आगे बढ़ती है तो वेनगंगा का नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है प्रणाहिता। पूछा जा सकता है प्रणाहिता किस नदी का नाम है, तो वेनगंगा का नाम हो जाता है प्रणाहिता। और यही प्रणाहिता जब आगे बढ़ती है तो ये वेनगंगा के नाम से फिर नहीं जानी जाती, प्रणाहिता के नाम से ही इसे जानते हैं। और आगे दक्षिण में जब ये बढ़ती है और ये जा करके गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस तरह से गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है प्रणाहिता। ये अब यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि गोदावरी में फिर कहाँ पे मिलती है। अगर आपको करना ही है अच्छे से स्टडी, मतलब इतनी ज्यादा डिटेल से स्टडी, तो आप इसे विकिपीडिया में देख सकते हो। तो आपने समझ लिया होगा वेनगंगा और वर्धा मिलके प्रणाहिता कहलाती है। और इसके बाद ये जब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात ये गोदावरी में मिल जाती है और गोदावरी जाके आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं शक्कर की। शक्कर बहुत छोटी नदी है और ये भी निकलती है कहां से? छिंदवाड़ा से। शक्कर ये भी कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा से निकलती है। अब यह इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आगे जाके कहाँ जाती है। इसका नाम है क्या? शक्कर। चाहे शक्कर हो, चाहे दूधी हो, चाहे तवा हो, किचन में आप जितनी भी चीजें यूज करते हो, सारी जो नदियां हैं इन नामों से जाने जाने वाली जो भी नदियां हैं, ये नदियां जाके नर्मदा में मिल जाती है। यहाँ से निकलती है नर्मदा और ये शक्कर नदी आगे जाके नर्मदा में मिल जाती है। तो इसका अंत कहाँ पर होता है? अंत होता है इसका नर्मदा में, ठीक है, नर्मदा में जाके मिल जाती है। नर्मदा की एक सहायक नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के लेक्चर के अंतिम नदी की, जो कि है माही नदी। यहां पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है। माही नदी, माही नदी को ड्रॉ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जो अधिकतम भाग है वो अन्य राज्यों में फिर बहता है। माही नदी कहां से निकलती है? माही नदी निकलती है धार से। यहाँ पे है, यहाँ पे है धार। आप देखेंगे इसके पश्चिम की ओर रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिले हैं। तो माही नदी का उद्गम होता है धार से, धार जिले से। और इसका अंत कहां पर होता है? धार से माही फिर शायद राजस्थान में भी जाती है, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में भी जाती है। तो इसका अंत होता है खंभात की खाड़ी में, मतलब माही नदी जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी ही वो नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को, ये फैक्ट में जब आप इंडियन ज्योग्राफी कभी पढ़ोगे तो इंडियन ज्योग्राफी में ये फैक्ट में पढ़ने को मिलेगा आपको कि माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी निकलती कहां से है? ये निकलती है मध्य प्रदेश के धार से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हो जाती है मध्य प्रदेश की ऑलमोस्ट नदियां कंप्लीट। छोटी मोटी 2-4 नदियां और बच सकती हैं, उनसे जनरली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, शायद ही बचेंगी, 1-2 बच सकती है। तो ये हो गई सारी आपकी नदियां कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ एक चीज और, पहली चीज तो आपने देखी थी कि केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की सबसे
पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। इसका उद्देश्य क्या था? ये जो पूरा क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र और ये उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, ये है बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड का क्षेत्र थोड़ा सूखा ग्रसित क्षेत्र माना जाता है, सूखा ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ पर अक्सर आप न्यूज चैनलों में देखो, जहां पे भी सूखा की बात आएगी वहां पे एक किसान सर में हाथ रख के बैठा होता है और उसके चारों ओर की जो भूमि होती है एकदम सूखी हुई और मिट्टियां एकदम फटी फटी सी होती है, काली मिट्टी फटी फटी सी वहां पे नजर आती है। वो जो क्षेत्र है, किसान जहां पे बैठा होता है, वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए केन और बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई, जो कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए